हजरात हजरात हजरात, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आ गया। आरफा खानम शेरवानी का टीसीएस पर वीडियो आ गया। मैं अगर एसआईआर पर वीडियो कर रही थी तो आप कहते थे नासिक केस पे क्या कहना है आपका। अगर मैं बता रही थी कि लोगों का जो बेसिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार, वो खतरे में है, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो पूछते थे नासिक का वीडियो कहाँ गया। मैं बताती थी कि देखिए यहाँ पर मजदूर जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, इंसान नहीं जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं लोग नोएडा में, एनसीआर में। आप पूछते थे नासिक के वीडियो का क्या हुआ। आखिरकार ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूं। उम्मीद है आप सबके दिलों को ठंडक पहुंचेगी। पिछले एक हफ्ते में मैंने अपने लिए जो बातें सुनी हैं उसमें आतंकवादी से लेकर एंटी नेशनल से लेकर हिंदू विरोधी से लेकर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार की वकील से लेकर, आप यकीन जानिए ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां पिछले एक हफ्ते में मैंने सुनी हैं, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि जब मेरे पास आधिकारिक रिपोर्ट आएगी तब मैं इस मुद्दे पर बातचीत करूंगी। लेकिन तब तक मुझे हर तरह के वकील के तौर पर तब्दील कर दिया गया, एक शैतान के, एक मॉन्स्टर के वकील के तौर पर, सिर्फ इसलिए कि मैं तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करती हूँ। मेरे पास तथ्य हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे एक वो कहानी जिसको पूरे भारत का जो पूरा न्यूज साइकिल, आप सोचिए 1 अरब से ज्यादा लोगों के मुद्दों पर एक झूठी खबर को हावी करने की जो ये पूरी नाकाम कोशिश है, और मैं कहूंगी काफी हद तक कामयाब कोशिश भी है, उसमें तथ्य आ चुके हैं। कॉरपोरेट जिहाद, लव जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, लेकिन कॉरपोरेट जिहाद, ये मैं ऐसा मानता हूँ अपने आप में बहुत गंभीर इस प्रकार की स्थिति है। Ladies and gentlemen, a clear example of a corporate grooming gang in the country. और नासिक धर्मांतरण मामले में दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि गिरफ्तार दानिश शेख कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। नाशिकमधल्या कॉर्पोरेट जिहादचं प्रकरण वेगळंच वळण घेताना दिसते। म्हणजे A racket which was being run. In fact, the first pictures of the absconding HR official have now come forward. भारत में मुसलमान सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉरपोरेट जिहाद भी कर रहा है। भारत के जो टॉप मोस्ट कॉरपोरेट हाउसेज हैं वहां जाकर पहले पढ़ता लिखता है, फिर वहां नौकरी हासिल करता है, और फिर वहां उन दफ्तरों में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करता है, उनसे प्रेम करता है। प्रेम करने के बाद उनके साथ यौन संबंध बनाता है। यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है, और ब्लैकमेल करने के बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन। यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। भारत का मुसलमान कोई आम इंसान नहीं है, आम लोगों की तरह वो जिंदगी नहीं जीता। वो सिर्फ एक काम करता है, उसका मकसद है लोगों का और खासकर हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करना। ये इतने हैरान और परेशान कर देने वाली बात है कि इसमें पूरे तरीके से स्टेट, जी हाँ राज्य, यानी सरकारी एजेंसियों को शामिल करके इस तरह की नापाक कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं इस मुद्दे पर आऊंगी और तथ्यों पर आऊंगी कि टीसीएस ने खुद अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में क्या कहा है। इन तमाम झूठों पर एक तरह से मैं कहूंगी पूरा एक पानी फिर गया है। लेकिन उससे पहले यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि कैसे इस पूरी नापाक कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मुसलमान कोई बुरा काम नहीं करता। मैं कहती हूं इतना ही बुरा काम करता है जितना कोई हिंदू करता है, सिख करता है, ईसाई करता है। क्या मुसलमान किसी तरह के एक कोई यौन अपराध में शामिल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इतना ही जितना कोई सिख करता है, ईसाई करता है, पारसी करता है या हिंदू करता है। क्या मुसलमान को भारत के कानून के तहत सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं कहती हूं ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे किसी और को सजा मिले, किसी भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति हो। लेकिन एक चीज मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक मुसलमान जो हैं वो मिलकर एक कमरे में नहीं बल्कि बाकायदा कमेटियां बिठा रहे हैं और कहीं खुफिया बैठकें करते हैं कि आइए अब हमें हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करना है, आइए सब मिलकर संगठित तरीके से हमें यूपीएससी में नौकरियां हासिल करनी है, हमें आईएएस आईपीएस पीसीएस हमें बनना है। आइए सब मिलकर ये करते हैं कि जो सबसे अच्छी होनहार पढ़ी लिखी योग्य जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। एक इंडिविजुअल, एक निजी व्यक्ति उतना ही खराब हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या जो भी व्यक्ति हो, भारतीय हो या भारतीय ना हो। लेकिन क्या कोई संगठित तरीके से अपराध कर रहा है मुसलमान? मेरा जवाब है ना। कॉरपोरेट जिहाद झूठ है, लव जिहाद झूठ है, यूपीएससी जिहाद झूठ है,
थूक जिहाद झूठ है। ये सब कुछ, ये जिहाद की जो पूरे तमाम प्रोपेगेंडा है, ये सब कुछ मैं आज आपके सामने कह रही हूँ कि ये सब कुछ झूठ है। अब मैं तथ्यों पर आ जाती हूँ। अभी तक ये बताया जा रहा था कि ये तमाम लोग मिलकर एक रैकेट इन्होंने बनाया है जिसमें बहुत ही मासूम और जो योग्य, आप सोचिए, टीसीएस में काम कर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाली इन हिंदू महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर, फिर इनके साथ यौन संबंध बनाकर, फिर इनको ब्लैकमेल करके इनका धर्म परिवर्तन करने का ये पूरा एक रैकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ है। टीसीएस ने बताया है कि टीसीएस के सीईओ ने बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने बताया है कि 2 बड़ी कंपनियों को, डेलॉयट और ट्राईलीगल, ये दोनों कंपनियों को हायर किया गया है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई है। पहले ये कमेटी बनाई है और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई है कि ये इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी टाटा जो कंसल्टेंसी है, टीसीएस है उसको, और फिर वो उस पर अलग कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने ये पूरे तरीके से साफ कर दिया है। जिन बातों को साफ किया, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सरकारी एजेंसियां अभी क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि निदा खान, ये चेहरा आपको याद होगा, ये बदनाम चेहरा, ये आतंकवाद का चेहरा, ये एक ऐसा चेहरा जो महिला होके महिला की दुश्मन है। ये चेहरा, ये बताया जा रहा है कि ये एचआर मैनेजर नहीं है जिसको ये बताया गया कि इस लड़की के पास तमाम तरह की कंप्लेंट्स गईं, लेकिन इस लड़की ने किसी भी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि तुम शिकायत कर ही क्यों रही हो। ये लड़की बाकी हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने में, उनको इस्लामिक एक कंस्पिरेसी का, एक साजिश का हिस्सा बनाने में ये कामयाब रही और उनका धन परिवर्तन कराना चाहती थी। लेकिन हुआ ये कि मौके पर पहुंच गए बजरंग दल के लोग और उन्होंने हिंदू महिलाओं को बचा लिया। आप ये देखिए आगे क्या बोलती है यही टीसीएस की जो रिपोर्ट है। सीईओ क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई एचआर मैनेजर नहीं है, बल्कि जो शुरुआती जो जानकारी मिली है, शुरुआती जो जांच हुई है, उसके मुताबिक ये पता चलता है कि पूरे तरीके से ये सिर्फ एक छोटे पद पर थी ये महिला, और इसके अलावा ये कई महीनों से ऑफिस नहीं गई है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चा होने वाला है, और महीनों से ऑफिस न जाने के बाद ये अपने घर पर ही मौजूद है। ये भगौड़ी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं करा रही है। ये तो कई महीने से खुद ऑफिस नहीं आई है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चा डिलीवर होने वाला है और ये अपने घर में मौजूद है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट 2 दिन पहले आई, रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि बाकायदा ये रिपोर्टर जाके उसके घर वालों से मिला है। उसके बाद ये बताया जाता है कि ये नासिक में जो बताया गया कि ये दफ्तर बंद हो गया, दफ्तर उन्होंने कहा बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, हमारा दफ्तर खुला हुआ है। और जो 2 बातें कही गई कि जो कंप्लेंट्स आई थी उस पर टीसीएस ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर टीसीएस कहता है कि हमारे पास हमारा जो पॉश, यानी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जो भारत के कानून के मुताबिक जो एक बनाई जाती है कमेटी, पॉश कमेटी उसको कहा जाता है, वो कमेटी या एथिक्स कमेटी, दोनों के पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं पहुंची टीसीएस के पास। आधिकारिक रूप से कह रहा है टीसीएस ये। और उन्होंने फुल स्टेटमेंट जो अपना जारी किया है उसमें सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि पहले ये इंटरनल कमेटी ये इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद इंडिपेंडेंट काउंसिल होगा जो कि आरती सुब्रमण्यम उसको हेड कर रही हैं, प्रेसिडेंट और सीओओ हैं वो टीसीएस की, वो इसको देखेंगी। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी जो है वो भी एक इंस्टीट्यूट कर दी है, कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, और के मिस्त्री जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं टीसीएस के, वो इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन फाइंडिंग जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस की हैं वो सब ओवरसाइट कमेटी को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद ये तथ्यों पर आधारित फैसला होगा कि क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि तथ्य अपने दिमाग में रख लीजिए। निदा खान, जिसको बार बार प्रेस मेंशन कर रही है कि वो एचआर मैनेजर है, वो एचआर मैनेजर भी नहीं है, रिक्रूटमेंट यानी लोगों की भर्ती करना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट है और उसके ऊपर कोई भी लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति उसको रिपोर्ट नहीं करता, ना ही उससे कोई शिकायत की जा सकती थी। वो इस स्थिति में ही नहीं है, इस पोजीशन में ही नहीं थी वो टीसीएस में। दूसरे उन्होंने कहा है कि हमारी जो नासिक यूनिट है वो ऑपरेट कर रही है और अपने क्लाइंट्स को हम सर्व कर रहे हैं, और प्रेस में जो ये खबरें छापी जा रही हैं ये पूरे तरीके से झूठ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी जो इंक्वायरी है वो प्रिलिमिनरी सिस्टम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमने कोई भी कंप्लेंट हमको नहीं मिली, ना पॉस्ट चैनल को मिली है और ना ही किसी एथिक्स कमेटी को मिली है। अब आप ये सोचिए कि 26 साल की ये लड़की, आपको भी ये चेहरा याद है, मुझे भी ये चेहरा याद है और भारत के करोड़ों लोगों को ये चेहरा याद है, लेकिन 26 साल की लड़की का ना कि करियर तबाह किया, ना उसकी जिंदगी बल्कि तबाह कर दी गई। आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी ये लड़की एक सामान्य जीवन जी पाएगी? एक लड़की जिसका वही सपना था
जो आपका और मेरा होगा, मेरे परिवार का या आपके परिवार का होगा, कि हम पढ़ लिख जाएं, फिर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए और एक अच्छी खुशहाल और शांतिपूर्ण हम जीवन जी सकें। इस प्रेग्नेंट लड़की के ऊपर आप सोचिए कितने जुल्म ढाए गए। ये लड़की टेलीविजन के प्राइम टाइम घंटों में किस तरह से एंकर्स गला फाड़ फाड़ के इस लड़की को बताया गया कि ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, उसके जो आतंकवाद में जो आरोपी हैं डॉक्टर शाहीन, उससे भी इस लड़की के संबंध हैं। टीसीएस के इन आरोपियों का संबंध जो है वो मलेशिया से भी निकल आया है। इसके अलावा यही वो लड़की थी जो कहती थी कि तुमको रोज़ा रखना पड़ेगा, जो हिंदू लड़कियां थीं उनसे वो कहती थी नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। बीफ इन लोगों को खिलाया जाता। आप सोचिए महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, कहाँ से बीफ लेकर आए ये लोग खाने के लिए, बीफ इनको खिलाया जाता। तो सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि धर्म परिवर्तन की जो पूरी बात की जा रही है। आप मुझे बताइए, अगर कल से मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि मैं एक हिंदू हूं या मैं एक ईसाई हूं, क्या ये 1 मिनट के अंदर कोई डिक्लेयर की गई प्रोसेस है कि मैं फिर से देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर अपने सामने बैठ जाऊंगी और पूजा पाठ करने लगूंगी? या वाकई ये एक प्रोसेस है कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत मेरे हिंदू बनने तक कि मुझे इसकी पूजा पद्धति के बारे में पता चले, हिंदू धर्म के सिद्धांतों के बारे में पता चले और फिर मैं एक अच्छी हिंदू बन पाऊंगी? क्या ये मुमकिन है कि अगर मैं ईसाई बनने की कोशिश करूं और मैं चर्च चली जाऊं और चर्च जाके क्या मुझे पता चल जाएगा कि चर्च में कैसे पूजा पद्धति होती है, कैसे वर्शिप किया जाता है जीसस को? या ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है? ये बहुत ही भद्दा मजाक है भारत के मुसलमानों के साथ। इस मामले में जितने आरोपी हैं आप देखिए उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत का ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बाकी जितनी कमेटियां बिठाई जा रही हैं, एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। इसको बाकायदा एक आतंकवादी घटना के तौर पर बजरंग दल ने पेश किया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि आप ये भी देखिए कि पूरा जो नासिक टाउन है वो पूरे तरीके से तनाव में जी रहा है और इस मामले को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया उन लोगों के जरिए भी जो लोग तथाकथित रूप से अपने को लिबरल कहते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि कितने निष्पक्ष लोग हैं। अब ये जो जांच हो रही है, चाहे सरकारी लेवल पे एटीएस जांच कर रहा हो या ये इंटरनल इंक्वायरी हो टीसीएस की, इसमें जो आएंगे निकल के तथ्य वो तो आएंगे ही। आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि ये एक रैकेट था बाकायदा जिसमें लव जिहाद के जरिए महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये बता रही है, इसके अलावा भी ये दूसरी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये दोनों बता रही हैं कि एक लड़की का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वहां काम करने वाले एक व्यक्ति से, एक मुस्लिम पुरुष से, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खराब हो गया। जैसे अक्सर होता है कि विवाहेतर जो संबंध होते हैं उनमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं और फिर इस लड़की ने इस लड़के से बदला लेने के सबब ये तमाम पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और आरोप लगाए। अब मुझे नहीं पता ये रिपोर्टर कह रहा है इस बात को कि ये सच है या गलत है। मैं तो कहती हूँ कि अगर ये दानिश शेख नाम का जो व्यक्ति है, अगर इसने इस लड़की को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अगर ये लोग अफेयर पार्टनर्स थे भी, तो भी भारत के कानून के तहत आप दानिश को सजा दीजिए या और कोई दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है। लेकिन सबसे ज्यादा भद्दी बात इस पूरे मामले में यह है कि इसको एक ऑर्गेनाइज रैकेट के तौर पर जो बताने और दर्शाने की जो कोशिश हो रही है, ये अपने आप में सबसे दुखदाई बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक दानिश शेख की बात नहीं है, ये कुछ दानिश शेखों की बात नहीं है, ये बात है भारत के उस मुस्लिम समुदाय की जो वैसे ही जूझ रहा है। कहीं उसकी लिंचिंग हो जाती है, कहीं उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, वो गरीबी से झेल रहा है और जूझ रहा है, वो परेशान होता है, ना उसको कहीं नौकरी मिलती है प्राइवेट, ना ही सरकारी नौकरी तो आप भूल जाइए। उसके देश प्रेम पर, उसकी वफादारी पर लगातार शक किया जाता है, हर तरफ से शक होता है। इधर लिंचिंग झेल रहा है, उधर उसके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, अदालतों में मुकदमे किए जा रहे हैं, हर तरह की समस्याओं से, संघर्षों में जूझ रहा है। और अब एक ये नई आफत उसके ऊपर आ गई है, वो है कॉर्पोरेट जिहाद। जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की, ये बहुत लव गंभीर जिहाद मामला है और हम देखा, जांच कर लैंड रहे जिहाद हैं
कि क्या लेकिन ये मामला है कॉर्पोरेट जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद का ये या मैं नहीं, ऐसा इस तरह के मानता हूं शब्दों अपने का आप में इस्तेमाल किया बहुत जा रहा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, आपके पास पुलिस है जिसको आपने अंडर कवर भेजा है, दावा हो रहा है पुलिस के जरिए, और अंडर कवर भेजकर 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपके अधिकार क्षेत्र में है ये है कि आप ये सब कुछ जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ आपसे उम्मीद ये की जाती है एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कि आप तमाम नागरिकों को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, उनका जेंडर कोई भी हो, आप एक नजर से उनको देखेंगे और इंसाफ करेंगे। और इंसाफ इस हद तक होना चाहिए कि जो ये कोशिश है कि जो कुछ बचे कुचे 2-4 10-20 हजार 10-20 लाख मुसलमान इन प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, इनको जो कुछ थोड़ी बहुत अहमियत मिल गई है, इनको रोजगार मिल गया है, ये रोजगार भी इनसे छीन लिया जाए। अब कोई भी नौकरी देने से पहले ये सोचे कि पहली बात तो उनकी वफादारी पे शक करे, फिर सोचे कि ये लोग तो कॉर्पोरेट जिहाद करना चाहते हैं, और ये भी ना सोचे, भला अगर रिक्रूटमेंट करने वाला व्यक्ति भी हो तो भी सोचेगा कि कौन इन लोगों से झगड़ा मोल लेगा, जो बजरंग दल के लोग हैं, वीएचपी के लोग हैं, और सरकार भी इनके साथ आके शामिल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ये पूरे तरीके से साजिश है मुसलमानों को न सिर्फ कि अनएम्प्लॉयड बल्कि अनएम्प्लॉयबल बनाने की। मैं भी इस जांच का पूरी तरीके से इंतजार करूंगी, लेकिन तब तक टीसीएस का ये जो आधिकारिक स्टेटमेंट है, जिसको बुनियाद बनाकर मैंने ये कार्यक्रम आपके सामने पेश किया है, मैं तब तक इन तथ्यों पर यकीन करूंगी। शुक्रिया।